So welcome everyone to It's Aarti. Welcome guys, welcome. So थोड़ा सा brief introduction दे देता हूँ मैं. Let's quickly come to the point. Shubhankar has secured All India Rank 11 in UPSC CSC 2021 examination. Welcome Shubhankar. Yeah, hi sir. Hello. So थोड़ा सा brief background मैं बता देता हूँ. Then we can directly come to the point for which we have gathered today. Shubhankar has done electrical engineering and he is just 2020 graduate. This was his first attempt only. He has done electrical engineering from IIT Dhanbad, and after 6 month work in Cisco system, he finally decided कि अब completely UPSC CSC की preparation करते हैं. And in the very first attempt, he has managed to secure All India Rank 11. That is a pretty good feat. And his option was mathematics, in which he has secured 286 marks. थोड़ा GS का भी आपको स्कोर बता देता हूँ so that you can get an idea about the credential from his side in the GS. And in GS1 he has secured 98 marks, GS2 114, GS3 94, GS4 105. So I think 430 के आसपास ये स्कोर बन रहा है ना. And SA में he has secured 135 marks. So all in all, a great score in all the stages of this examination. So what we are going to today, देखिए जो बेसिक स्ट्रैटेजी होती है कि इस सब्जेक्ट की ये बुक पढ़ लीजिए और ये सारी बातें हो चुकी हैं, है ना. शुभांकर हैज रिटन अ ब्लॉग अबाउट दैट, तो ही कैन शेयर द लिंक ऑफ दैट ब्लॉग विद यू. तो जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए क्या मटेरियल रेफर कर सकते हैं, इसके लिए क्या मटेरियल रेफर कर सकते हैं, दैट यू कैन रीड फ्रॉम द ब्लॉग, है ना. लिंक ऑफ द ब्लॉग विल बी गिवन टू यू. यार कमेंट में डाल देना, है ना. He has already posted, ठीक है. So this blog you can read for all those material related things. What we are going to emphasize in this session is some nitty-gritty, some important aspect कि किस तरीके से आंसर राइटिंग को कैसे मैनेज करना है, एथिक्स में क्या चैलेंज है, ऐसे में किस तरीके से जो न्यू आइडिया बेस्ड ऐसे यूपीएससी इज आस्किंग हाउ इट कैन बी हैंडल्ड. सो ऑल दीज minute aspect, but actually these matters a lot to secure a final rank in this examination that he is going to emphasize upon. ठीक है. आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपनी साइड से कैमरा ऑन रखें एज फार एज पॉसिबल सो दैट इट इज मोर एंगेजिंग फॉर अस एज वेल. एंड अपनी साइड से आप म्यूट रखें. आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. 1 आवर का हम सेशन लेंगे ये, एंड लास्ट के 15 to 20 मिनट्स वी आर गोइंग टू टेक अप योर क्वेश्चंस. आई एम एज्यूमिंग कि सभी क्वेश्चंस लेने पॉसिबल नहीं होंगे, बट जो ब्रॉड थीम्स इमर्ज होंगे वहां से हम आप सभी के क्वेश्चंस ले लेंगे. ठीक है. सो म्यूट रखिएगा, बस इतना सा रिक्वेस्ट है, अदरवाइज वॉइस इको होके आता है. ठीक है. So that is it. And with respect to Edsaarthi, he was part of our prelims program. I think he has joined the mains program twice, and one right before the COVID lockdown in the second wave, and one between the prelims and mains examination. And he was also there in the interview guidance program. So over to you, Shubhankar. Thank you sir. पहले तो मतलब फर्स्ट आई लाइक टू से कि हमेशा से इधर रिकॉर्डिंग होते देखी है, तो आज अपनी जा रही है तो अच्छा ही लग रहा है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाय ऑल ऑफ यू. सो सर ने बता ही दिया मेरे बारे में. हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, वो वोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. तो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज कि मेंस का जो अप्रोच है. यूजुअली देखो इस एग्जाम में होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स सेंट्रिक तैयारी करते हैं, एंड दिक्कत हो जाती है मेंस में, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम मेंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस है सब्जेक्टिव एग्जाम, बट उसको ऑब्जेक्टिवली अप्रोच करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा एग्जाम. उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ. जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो आई रियलाइज कि अगर मैं 1000 मार्क्स लेके आता हूँ ओवरऑल रिटन एंड इंटरव्यू मिला के, तो मुझे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस सर्विस मिल जाएगी. ठीक है. एंड उसमें फिर मैंने रियलाइज किया कि पर्सनालिटी टेस्ट में एवरेज मार्क्स आर 170. तो अगर मैं 830 मार्क्स अपने रिटन में लेके आता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर मैं पर्सनालिटी टेस्ट में मतलब जस्ट अबव एवरेज भी परफॉर्म कर गया तो आई विल गेट माई फर्स्ट प्रेफरेंस सर्विस. एंड अगर आप देखोगे तो माई रिटन मार्क्स इन मेंस इज 832. So this is how we approach this exam कि it is not just about reading and वहाँ पे कुछ भी लिख के आगे है. सब्जेक्टिव एग्जाम, बट थोड़ा ऑब्जेक्टिवली अप्रोच करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है क्लियर करना. सर ने मेरे मार्क्स आपको बता ही दिए, एंड मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि मैंने तैयारी कैसे की. नाउ इफ़ यू हैव टू गेट 830 मार्क्स इन योर रिटन पेपर इन योर मेंस, अब अगर आप अगेन टॉपर्स का हर साल उठा के देखोगे, कुछ 1-2 टॉपर्स हटा दो, उनके अलावा GS 1, 2, 3 में ऑन एन एवरेज सबके 300 प्लस माइनस 5 या 10 होते हैं, राइट. तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है, जो रैंक में जहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है ऐसे एथिक्स एंड योर ऑप्शनल.
तो ऑप्शनल तो हर किसी का अलग है, सो उसके बारे में तो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अनलेस समबडी इज फ्रॉम मैथ्स, उसको कुछ स्पेसिफिक डाउट हो। ऑप्शनल हटा दो, एंड ऑप्शनल भी ऐसा है कि यार 270 प्लस यू हैव टू स्कोर, ठीक है। 270 प्लस हर ऑप्शनल में स्कोर होते हैं एंड यू कैन नॉट गो बिलो दैट। तो दिस इज द ओनली पेपर वेर यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग एक्सपर्टीज फ्रॉम यू, एंड यहाँ पे वो इक्वली रिवॉर्ड भी करते हैं, राइट। कि इफ यू डू वेल, इफ यू राइट वेल इनफ, वहाँ पे आप जीएस टाइप के आंसर्स नहीं एक्सपेक्ट करते, दे वांट एक्सपर्ट ओपिनियन बेस्ड आंसर्स। तो अगर आप वैसा देते हो तो वैसा स्कोर भी करते हो। इन ऑल ऑप्शनल्स 270 प्लस इज द मिनिमम। आप 300 तक उसको लेके जाने का कोशिश करो एज फार एज यू कैन स्ट्रेच, बट 270 के नीचे लाना इज क्रिमिनल। सो ऑप्शनल में तो आप समझ लो 270 प्लस यू हैव टू गेट बाय हुक और बाय क्रूक, राइट। मेरे 286 थे। एंड फिर हम आते हैं ऐसे और एथिक्स पे। सो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद ऐसे। ऐसे इस बार का देख के काफी लोग काफी हैरान भी थे, मीम्स भी बनी थी, और हम भी थोड़े एग्जाम में शब वो हो गए थे कि यू नो एकदम से क्या। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी इज ऑल राइट विद हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? I hope nobody, is someone who's from some part of the country where Hindi is not a problem. If there's a problem with someone, then they can write it in the chat box. I'll modify it accordingly, right? Otherwise, I'll continue with Hindi and English both, right? So yeah, मैं बात कर रहा था ऐसे की, right? So what happened in ऐसे इस बार अगर आप देखोगे तो सारे ही philosophical आए थे topics, and मैं बहुत खुश था। एंड उसका रीज़न मैं ये बताता हूँ, ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छे philosophical essays लिखता हूँ या समथिंग। मुझे ये पता था कि अगर जो है फिलोसफिकल ऐसे आता है कहीं पे, एंड इफ इट मैचेस विद सम ऑप्शनल, अगर पीएसआर हो गया, पीएसआईआर हो गया, या फिलोसफी हो गया, और वट एवर ऑप्शन, वहाँ के ऑप्शनल के बच्चे क्या करेंगे, वो टॉपिक उठाएंगे एंड उस पर उनको जितना ज्ञान आता है वो उतार के आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे इज नॉट अबाउट योर जीएस नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जो बच्चे ये गलती करेंगे उसमें रिलेटिव मार्किंग होती है अगेन, मेंस में भी, एंड हम एकदम जनरलिस्ट टाइप का ऐसे लिख के आएंगे तो वील डेफिनेटली स्कोर बेटर। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये देख के काफी खुश हुआ था कि सारे ही ऐसे हैं जो है फिलोसफिकल हैं, एंड समवेयर डाउन द लाइन इट विल मैच विद सम ऑप्शनल, एंड उनके बच्चे वहाँ पे फॉल्टर करने वाले हैं। तो मेरे को ये तो समझ आ गया था कि ठीक है, 500-600 लोग से एटलीस्ट मैं ज्यादा ही स्कोर कराऊंगा। तो अब मेरे को आगे का देखना था। नाउ फर्स्ट थिंग इन फिलोसफिकल ऑप्शनल लाइक फिलोसफिकल एसेज, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, राइट। तो अगर हम टॉपिक ही नहीं समझ पाएंगे तो वी कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन इट, है ना। सो व्हाट हैपेंड विथ मी इन दिस ईयर, जो ग्रुप ए वाले टॉपिक्स थे उसमें मुझे एक ही टॉपिक का एक ही पार्ट समझ आ रहा था, एंड दैट वाज वांटलेसनेस इज यूटोपियन, राइट। तो वो वाला ही ऐसे समझ। नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि जो लास्ट पेज पे हम फ्रेमवर्क बनाते हैं ऐसे का, उसमें मैं कीवर्ड्स लिख लेता था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या था, वांटलेसनेस एंड यूटोपियन, एंड उसके बाद में क्या करता था, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स ढूंढना शुरू करता था। फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू राइट GS1 मॉडर्न हिस्ट्री, सोसाइटी, एंशिएंट मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर GS2 पॉलिटी, IR, गवर्नेंस, GS3 साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एवरीथिंग। एंड यहाँ के मैं एग्जाम्पल्स ढूंढता था। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल्स ढूंढे कि वांटलेसनेस इज यूटोपियन, तो मैंने देखा कि आर्ट एंड कल्चर में ठीक है, जितने भी बुद्धा हैं या बुद्धा हैं, लॉर्ड बुद्धा हैं, या भक्ति सेंट्स हैं, इन सबको भी सैल्वेशन चाहिए थी। ये मध्यम मार्ग वगैरह बोलते थे, बट दे ऑल वांटेड सैल्वेशन और निर्वाणा। सो वांटलेसनेस था, उनमें भी वांट थी। सो हेंस वांटलेसनेस वाज यूटोपियन फॉर देम, ठीक है। देन मैंने साइंस एंड टेक से एक एग्जांपल उठाया कि अगर ह्यूमन बीइंग्स की कोई वांट्स ही नहीं होंगी तो एज अ सिविलाइजेशन हम कभी प्रोग्रेस नहीं करेंगे। वील नेवर हैव टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स, वील नेवर वुड हैव इन्वेंटेड द व्हील, फायर, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लिख दिया हेंस वांटलेसनेस इज यूटोपियन। ऐसे करके आई सारे मैं एग्जांपल्स ढूंढता था, वहां से बेस्ट एग्जांपल्स उठा के लिखने की कोशिश करता था, राइट। एक और चीज क्या होती है ऐसे में, कि बहुत बार क्या होता है, जो हमको टॉपिक दिया जाता है ना, हम वही सच मान के उसके ऊपर पूरा लिख देते हैं, कि जो हमको टॉपिक दिया, हमको लगा इसी पे लिखना है, उसको सच मान लिया, लिख दिया। बट ऐसे एक डिबेट होती है, एंड हर डिबेट के प्रोज और कॉन्स होते हैं, एंड आपको वो डोमिनेट करवाना होता है जो आपको लगता है कि ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे पता था कि वांटलेसनेस इज यूटोपियन, मैं इस चीज से लार्जर पिक्चर में अग्री करता था, तो मैं इसको डोमिनेट करवाने वाला था। तो जो इसके नेगेटिव या जो उल्टे साइड के एग्जांपल्स हैं कि वांटलेसनेस भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक वो यूटोपियन वर्ल्ड का पार्ट हो, तो वहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखे कि एक तो लिखा निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट, वो यही है कि अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो, वांट्स की इतनी टेंशन मत लो, राइट। तो एक ये लिखा। सेकंड लिखा जो मदर टेरेसा का एग्जाम्पल था, कि वो जो भी गरीबों के लिए काम करती थी, शी नेवर वांटेड एनीथिंग इन रिटर्न, उनको कोई वांट्स नहीं थे उनसे, राइट। सो आई रोट दीज टू एग्जाम्पल्स, एंड देन मैंने उसको ओवरऑल कंक्लूड कर दिया कि बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि वांटलेसनेस सही में यूटोपियन है, एंड वही उसको अच्छे से बेटर फ्रेम करके, राइट। सो ऐसे का यहाँ से ओवरऑल क्या आपको समझ में आता है कि जो कंटेंट है ऐसे का, वो आपके जीएस सिलेबस से ही आता है, आपको अलग से कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे, राइट। सेकेंडली, आपको वहां से अपने कंटेंट से ही कुछ एग्जाम्पल्स निकालने, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स निकालने, उनको ही यूज करके देखना है ऐसे में, है ना। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि हर ऐसे के वी हैव टू राइट 2 पार्ट्स।
जो स्टेटमेंट है, इफ यू कैन आइडेंटिफाई टू पार्ट्स देन राइट देम. फॉर एग्जांपल 2020 में एक क्वेश्चन आया था अबाउट पेट्रियार्की, राइट. सो वहां पे उसका कोई पॉजिटिव डायमेंशन नहीं है कि पेट्रियार्की से कुछ बहुत पॉजिटिव हुआ हो सोसाइटी में, तो वहां पे आप जबरदस्ती कुछ पॉजिटिव मत लिखने बैठ जाना. बट अगर कोई एक टॉपिक है जहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें दिख रही है, देन ट्राई टू राइट बोथ एस्पेक्ट्स. एंड जो आपको लगता है कि ओवरऑल बेटर चीज है, या जो आप जिससे आप ज्यादा अग्री करते हैं उस डिबेट में, ट्राई टू हाईलाइट इट मोर, बट शो देम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ इट, राइट. एक और चीज मैं क्या करता था ऐसे में कि आई यूज्ड टू राइट हेडिंग्स विद इन माय एसेज, राइट. एंड जहाँ पे भी मैंने अपने कॉपीज चेक करवाए थे, ऑल ऑफ देम रिकमेंडेड मी कि डू नॉट राइट हेडिंग्स, क्योंकि इट डज नॉट लुक वेरी फ्लो मेंटेन नहीं होता है या फलाना ढमकाना व्हाटएवर. बट आई कंटिन्यूड विथ माय स्ट्रेटजी एंड आई रोट हेडिंग्स इन माय यूपीएससी ऐसे ऑल्सो बोथ एसेज, एंड आई स्कोर्ड 135 मार्क्स, जो इस साल के लिए बहुत अच्छे मार्क्स है. सो अगेन, डजेंट जो आपको सही लगता है डू दैट, राइट. Another thing that I used to do in essays was I used to write questions and I used to answer them. ठीक है. सो व्हाट इट बेसिकली डज इज थोड़ा एंगेजिंग लगता है द रीडर को कि यू आर आस्किंग क्वेश्चंस इन बिटवीन एंड देन यू आर ट्राइंग टू आंसर देम. सो उससे क्या करता था, दैट इज हाउ आई आल्सो ट्राई टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द एसे, राइट. कि अगर आप मान लो GS1 में कोई एग्जांपल लिख रहे हो एंड देन सडनली आपको इकोनॉमी का एग्जांपल लिखना है या आपको एथिक्स बेस्ड एग्जांपल लिखना है, सो हाउ डू यू कनेक्ट दीज थिंग्स, है ना. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अदरवाइज आपका फ्लो ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा कि आप एकदम से हिस्ट्री के एग्जाम्पल से आप पहुंच गए लेट्स से एथिक्स के एग्जांपल पे. सो इट लुक्स वेरी डिसकोहेरेंट. So to make it, look like a good flow, yeah, with a proper flow, I used to introduce questions in between, है ना. So that and then I used to try to answer them. तो अगर आप मेरे कुछ ऐसे कॉपीज देखेंगे तो यू बेटर रियलाइज कि मैं क्या लिख रहा हूँ. सो इफ यू गेट होल्ड ऑफ इट, मैंने एक साथ पे भी लिखे हैं 2-3 ऐसेज जो मैंने चेक करवाए, सो यू कैन गेट होल्ड ऑफ देम. Another strategy that I used in essay was कि देखो कुछ ऐसेज हैं जो यूपीएससी ने अब लिखना मतलब पूछना बंद कर दिए, जिनको हम कंटेंट बेस्ड ऐसेज बोलते हैं, राइट. लाइक यू हैव योर विमेन इश्यूज, एग्रीकल्चर, है ना, एंड ऑल ऑफ दीज जो भी अपने बेसिक है. क्या क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, I'll answer your questions at the end, है ना अभिषेक. तो लेट मी फर्स्ट ट्राई टू गेट थ्रू दिस मीन्स वाला पार्ट. तो जितने कंटेंट बेस्ड ऐसेज होते हैं, विमेन, चाइल्ड, है ना, एंड एग्रीकल्चर, जो बेसिक जो अब इन्होंने पूछना बंद कर दिए, आई स्टिल रोट एसेज ऑन देम. एंड इसका फायदा आपको मिलेगा गवर्नेंस में, राइट. एग्जैक्टली, सोशल इश्यूज. तो आपको इसका फायदा मिलेगा गवर्नेंस में. एंड कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर देयर वर 3 क्वेश्चन इन GS2. वन वॉज अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम पे क्वेश्चन था. सेकेंड वॉज ऑन women empowerment, जिसमें we had to write how women can be empowered better without mentioning women education schemes, right. And third एक question था primary healthcare पे. So since I had written essays on these topics before, है ना, so I already knew government schemes, I already knew some relevant data. तो यहाँ से क्या होता है कि आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा GS2 के आंसर्स में कि आप वहां से डायरेक्टली कंटेंट उठा के लिख सकते हो. बिकॉज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन टॉपिक on your essay, so you're preparing everything around it. You're preparing the examples, you're preparing the data, you're preparing whatever constitutional uske aspects hain. So that will help you a lot in GS2 paper. So try writing these essays also, despite the fact कि अब UPSC उनको पूछ नहीं रहा है. Again, one thing I want to mention कि essay में try to incorporate constitution really well. ठीक है, जैसे try to write preamble के जो values हैं, try to write your जो articles हैं important, फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSPs हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल रिलेशंस पे, सो यू कैन कोट आर्टिकल 51, है ना. अगर कोई ड्यूटी बेस्ड है तो उस पर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज यूज कर सकते हो. या जैसे पेट्रियार्की पे था लास्ट ईयर, तो वहाँ पे आप पेट्रियार्की मतलब वो फंडामेंटल ड्यूटी लिख सकते थे कि जो वो विमेन के अगेंस्ट डेरोगेटरी बिहेवियर को हमको कर्व करना है. तो यू ट्राई टू यूज दीज थिंग्स, एंड स्पेशली जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो ना, तो दैट ब्रिंग्स अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्फेसिस ऑन इट कि एक तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाता है, राइट. एंड जैसे इस बार मैंने जो सेकंड ऐसे लिखा था कि व्हाट इज साइंस बट अ ब्लाइंड डेट विद रिसर्च या समथिंग लाइक दिस, तो वहां पे आई यूज दिस साइंटिफिक टेम्पर का पार्ट, राइट. तो वो मैंने डायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटी से उठा लिया था. सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इनटू योर ऐसे, तो इट लुक्स वेरी गुड आल्सो कि ठीक है, यू आर आल्सो राइटिंग सम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑन दोस टॉपिक्स, है ना. डू दिस. एंड एक और चीज थी कि ऐसे में इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं. तो इंट्रोडक्शन के बहुत तरीके हैं. I tried to go with anecdote in one essay, and दूसरे essay में I used to try to go with a very ऐसा टाइप का अप्रोच जो थोड़ा होलिस्टिक लगे विद द टॉपिक, जो टॉपिक को बैंग ऑन हिट करे. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल इस बार मैंने एक ऐसे में एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था लिंकिंग इट विद कोविड, कि एक लॉर्ड बुद्धा का एक एनेक्डोट है. सो आई इनकॉर्पोरेटेड दैट. सेकेंड ऐसे में आई डायरेक्टली स्टार्टेड विद द टॉपिक. नाउ अगेन जो
ऐसे का इंट्रोडक्शन है ना, उसका ओनली इम्पोर्टेंस इज कि वो एक तो ये समझ आना चाहिए कि उस इंट्रोडक्शन पढ़ के कि आपको वो टॉपिक समझ आ गया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इट शुड बी कैची इनफ कि उस एग्जामिनर को आपका ऐसे और पढ़ने का मन करे। इट शुड नॉट बी कि another dull boring सा introduction and he's thinking yeah he is going to write almost 60-70% the same thing for the 100 copies he has read before, right? So try to make it a little innovative, but just for the sake of innovation just don't go haywire कि कुछ भी लिख के आ जा रहे हैं। if you can try to introduce with an anecdote, otherwise an example, कुछ real life example। अगर कोई IAS ऑफिसर ने कुछ किया है, मान लो अगर हेल्थ पे कुछ आता, तो आई हैड स्टार्टेड, मैंने एक बना रखा था कि कोई IAS ऑफिसर थे who did a lot of work during the COVID pandemic and unfortunately he succumbed to COVID himself. So some of these कुछ मतलब कुछ जब आप ऐसे लिखते हो, जैसे अगर आप एनवायरनमेंट का अगर कोई आता पोल्यूशन पे या क्लाइमेट चेंज पे, जो कि मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उस पर मैंने एक स्टार्ट कर रखा था दिल्ली से, कि हाउ दिल्ली वुड बी इन 2050, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, राइट? कि बच्चे जो है दे आर नॉट एबल टू लिव मोर देन 40 years, सब दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कुछ चीज वहां पे टू शो द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, राइट? या फिर उस पे मैंने एक और तरीके का बना रखा था कि whenever world would look back at the year 2020, they would be overawed by the effect of COVID, but they would neglect the climate change that has taken place, जो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स हुए, यूरोप में फ्लड्स हुए, इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स हुए, ये सब चीजें करके। तो ये कुछ एक मैंने बना रखा था क्लाइमेट चेंज के लिए। सो स्टार्ट मेकिंग अ फ्यू फ्रेमवर्क्स फॉर एसेज जो आपको लगता है कि आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ से आपको क्या होगा, यू विल मेक बेटर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, एंड टाइम बचेगा आपके एग्जाम में, दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, राइट? सो दिस इज बेसिकली हाउ आई स्टार्टेड अप्रोचिंग माई एसेज। एंड एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि एसेज में जब तक आप लिखने नहीं बैठोगे, तब तक यू विल नॉट रियलाइज वेयर यू आर फॉल्टरिंग, राइट? ऐसे यू कैन नॉट जस्ट रीड topper strategies, you cannot just listen to toppers and think acha I'll just read what they're doing and I'll try to replicate it in the exam. That is not going to happen unless you take your pen, start writing something around 1000-1100 words, तब आपको समझ आएगा कि exactly ऐसे में आपको दिक्कतें कहाँ आ रही है। So even if you haven't written any essay yet, आपने कोई topper strategy नहीं देखी, कुछ नहीं आपने देखा, just pick up your pen and write one essay, and आपको immediately समझ आ जाएगा within 500-600 words कि आप कहाँ problem आ रही है आपको, and try to work on them, right? प्रैक्टिस करके ही ऐसे बेटर होता है। एक और है कि यूजुअली आजकल लोग क्या करते हैं कि टेलीग्राम चैनल्स पे जो टॉपर्स हैं उनके दे स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि उन्होंने नोट्स क्या बनाए, क्या उन्होंने क्या कहते हैं एनेक्डोट्स रेडी कर रखे थे। मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप ये मत करो। उसका रीजन ये है कि ट्राई टू रियलाइज कि बहुत लोग यही करने वाले हैं कि टाइम बचाने के लिए दे आर गोइंग टू डू दिस अलॉट। So what will happen in the paper is a lot of people might start writing similar essays, similar examples, तो ऑटोमेटिकली अपने मार्क्स नीचे जाएंगे। जितना आप इनोवेशन करोगे ना, एंड बाय इनोवेशन आई डोंट मीन कि आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, जो आपको अपने आप नेचुरली दिमाग में सोचते हो आप, जो आपकी फर्स्ट एक हिंट होती है ना कि टॉपिक देख के आपको सबसे पहले क्या स्ट्राइक किया, दैट इज व्हाट यू शुड बी ओरिजिनल टू ट्राई टू रेप्लिकेट दैट, क्योंकि वो एक आपका यूनिक पर्सपेक्टिव होगा, right? And that is what they want in the essay. They don't want mechanically मतलब featured answers, and that is why they've stopped asking these topics, जैसे women हो गया, very common topic, and now people have quotes, anecdotes, everything on that, so they are not asking that anymore, ठीक है? So they are asking on some other associated issues, and इसलिए philosophical essays are the best weapon for the UPSC। उसमें क्या है, now in philosophical essays the best advantage is, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, कि your mind can run in infinite directions, आप कहीं भी सोच सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? इट इज अ बॉक्स ओपन काइंड ऑफ थिंग। सो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ट्राई टू यूटिलाइज इट, ठीक है? सेकंड पेपर आई वांट टू डिस्कस इज द एथिक्स पेपर। अगर आप पूरे जीएस का सिलेबस उठा के देखोगे, दिस इज द ओनली पेपर विच इज आस्क्ड फॉर ओनली वन सब्जेक्ट फॉर 250 मार्क्स। ये इकलौता ऐसा पेपर है जो 250 मार्क्स का पूछा जाता है, एंड एथिक्स के पेपर में वेरिएशन इन मार्क्स इज अ लॉट। 90 से लेके आपको 140-150 तक मार्क्स दिख जाएंगे। तो अगर आप जितना स्पेक्ट्रम के खराब साइड पे रहोगे, उतना आपको डिफिकल्टी होगी एग्जाम क्लियर करने में, बिकॉज जैसे क्या था 2019 में, आई थिंक ऐसे में बहुत मार्क्स, एथिक्स में बहुत मार्क्स चले गए थे, 130 वाज द एवरेज मार्क्स, ठीक है? सो अगर उस टाइम में अगर आप 100 मार्क्स आगे सोच रहे हो, अच्छा ये तो अच्छे मार्क्स हैं, देन यू आर ऑटोमेटिकली 30 मार्क्स बिलो द एवरेज, राइट? सो एथिक्स इज वन पेपर जहाँ पे रेंज बहुत ज्यादा है, सो ट्राई टू बी इन दैट एवरेज रेंज एटलीस्ट। एंड जहाँ तक एथिक्स की स्ट्रैटेजी है, ट्राई टू मेक डेफिनेशंस इन योर ओन वर्ड्स, सिंपल डेफिनेशंस बनाओ, कोई हाई फाई बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ डेफिनेशन में कुछ कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं, जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट, राइट? डोंट ट्राई टू गो बाय बुकिश नॉलेज, या फिर इंटरनेट पे आप जो है कोई एक पर्टिकुलर डिक्शनरी से उसका डेफिनेशन निकाल रहे हो। यूज द डेफिनेशन जो आपको लगता है, जैसे ट्रांसपेरेंसी है, आपके लिए ट्रांसपेरेंसी क्या है?
सबको एक वेग आइडिया होता ही है कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, नेट पे डेफिनेशन देखा, एंड नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन हमें आए तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रांसपेरेंसी को लेके, ट्राई टू राइट दैट डाउन, एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करो, मतलब बिफोर हैंड, बिकॉज एकदम से एग्जाम्पल्स निकालना उस पेपर में बहुत डिफिकल्ट होता है। एथिक्स पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत लेंदी पेपर है, ठीक है। जो केस स्टडीज होते हैं, यू हैव टू फर्स्ट रीड देम, अंडरस्टैंड देम, एंड देन उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत लेंदी हो जाता है एथिक्स का पेपर। तो इसलिए जितना आपको याद रहेगा ना, उतना वहां पे जल्दी जल्दी लिखने में फायदा होगा। तो ये पेपर में तो आपको चीजें याद करके जानी पड़ेंगी। एंड एग्जाम्पल्स में भी डोंट राइट वेरी हाई फाई एग्जाम्पल्स की हर चीज के लिए कोई एक आईएएस ऑफिसर या एक कोई बड़ी सेलिब्रिटी का ही एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ट्राई टू राइट वेरी जेन्युइन एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, घर में अगर पानी आप चला के छोड़ दे रहे हो while you're brushing your teeth, so that is lack of accountability, वो environment वाला एक एग्जाम्पल आ जाता है। या अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टीचर है, तो वहां पे अगर टीचर अपनी क्लास में 10 मिनट लेट आ रहा है, सो दैट इज लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स लिखो जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है, राइट। कि अगर कोई महंगी गाड़ी में जा रहा है और गाड़ी से वो चिप्स के पैकेट फेंक दे रहा है रोड पे, राइट, सो दैट इज लैक ऑफ इंटेग्रिटी। तो ऐसे टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिखो जहाँ से उसको समझ आए कि आप डेली लाइफ में एथिकल चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ना कि जस्ट राइटिंग ओनली अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम सर। राइट देयर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट अबाउट आईएएस ऑफिसर्स ऑल्सो, बट जस्ट डोंट राइट अबाउट देम, ठीक है। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको थोड़े कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देने ही पड़ेंगे। एंड समटाइम्स नाउ यूपीएससी हैज ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस की राइट एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन लाइफ, सो दैट यू डोंट give them the rata examples all the time. So try to create these things, and ये पहले से प्रिपेयर करके जाओ, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, एंड कीप वन सोर्स। एथिक्स में क्या है कि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, एंड जितना मैंने देखा है कोई भी किताब हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, कि आपके पूरा एथिक्स का सिलेबस हो जाए। सो स्टिक टू पीवाईक्यूज, खुद से कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाओ, कोई एक सोर्स रेफर करो एंड ट्राई टू रेप्लिकेट इट इन द पेपर, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एथिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, बिकॉज जब तक आप फुल एंड टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एथिक्स का पेपर आपसे नहीं कंप्लीट होने वाला है टाइम पे। मेरा यूजुअली राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट है, मैं जीएस पेपर्स भी 2 hours 45 2 hours 47 minutes में ख़त्म कर देता था, बट मेरा एथिक्स का पेपर कभी 2 hour 58 minutes से नीचे ख़त्म नहीं हुआ। तो ये मतलब, एंड मैंने एक्चुअल एग्जाम में भी टाइम मैनेजमेंट ऊपर नीचे कर दिया था। इन माई फर्स्ट 45 minutes आई हैड सॉल्व ओनली 2 केस स्टडीज, तो दैट वाज अ डिजास्टर फॉर मी। तो एथिक्स में ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है। सो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर इन एथिक्स रादर देन रीडिंग। रीडिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। ये तो हो गई एथिक्स की बात। सो वी हैव कवर्ड एथिक्स ऐसे, एंड अब जीएस पे चलते हैं। अगेन देखो, जीएस में क्या है कि यू हैव टू रीड वेरी लिमिटेड स्टफ। अगेन जैसे हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है वहां पे जाके आपको कुछ अलग से बहुत ज्यादा पढ़ना है। स्टिक टू योर रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है फॉर प्रीलिम्स, तो अब नहीं है कि आप मेंस दे रहे हो तो आप बिपिन चंद्र पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। स्टिक टू स्पेक्ट्रम, बस एनालिसिस वाला है फैक्टर, उसको मैं बढ़ा दो, एंड पीवाईक्यूज को एक्सटेंसिवली देखो। क्या करो, जैसे अब मैंने क्या किया था जब मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, फॉर एग्जांपल जीएस 1 का पेपर है, पिछले 10 साल का मैंने खोल दिया एक लाइन से, एंड मैं पूरे 20 के 20 क्वेश्चन पढ़ता था। समझ बहुत कुछ नहीं आता था, बट मुझे बस एक फील चाहिए होती थी कि पूछते क्या है, टॉपिक्स क्या हैं। एंड एवरी सेकंड थर्ड पेपर मुझे ऐसा लगता था ये चीज़ें इन्होंने अभी पूछ रखी है कुछ साल पहले, बिकॉज ये पैराफ्रेज बहुत करते हैं। पैराफ्रेज मतलब सेम क्वेश्चन को दूसरे लाइन में पूछ देंगे, और वो हमको लगता है कि वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट इट इज ऑलवेज द सेम क्वेश्चन। सो ऐसे टॉपिक्स आप निकालो, एंड ये टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट ईयर्स में अर्बन फ्लड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आर आस्किंग अबाउट अर्बन फ्लड्स, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर रिलेटेड आपको हर साल एक प्रॉब्लम दिखेगी, जीएस 3 में या तो जीएस 1 में, ठीक है। तो जहाँ वाटर रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मेरा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेट था कि इंट्रोडक्शन मेरा होगा नीति आयोग की CWMI रिपोर्ट से, एंड कंक्लूजन मेरा होगा गुजरात में एक भंगरू मॉडल है। एंड ना बीच का जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली आस्किंग, राइट। तो कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स आपको बना के जाने पड़ेंगे, एंड वो तब होगा जब आप पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज करोगे। यहाँ पे मेरे को एड सारथी ने हेल्प किया था, सो दैट इज हाउ आई टुक अ लॉट ऑफ जो कहते हैं ना इंस्पिरेशन फ्रॉम वरुण सर, कि वो बताते रहते थे कि कैसे वो करते थे, क्या वो करते थे, वहां से मैंने ये चीज़ पिक की थी। अदरवाइज ये चीज़ मेरे को और कहीं पता नहीं चली थी, राइट। अगेन जीएस में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आपने पढ़ा है उसको ही आप आंसर में कैसे लिख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। COP 26 हर कोई पढ़ के गया था इस वाले मेंस के लिए, राइट। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन, बट लेट्स से जो वो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड, राइट। तो अब लेट्स से एक सवाल है कि वो पूछ रहे हैं कि इंडिया के लिमिटेशंस क्या हैं COP 26 में। सो यू राइट, इंडिया ने मीथेन प्लेज ज्वाइन नहीं किया, इंडिया ने डिफॉरेस्टेशन प्लेज ज्वाइन नहीं किया, इंडिया ने कोल का फेज डाउन कर दिया फ्रॉम फेज आउट, राइट।
बट इफ द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड कि इंडिया ने क्लाइमेट लीडरशिप कैसे दिखाई COP26 में, सो यू राइट द सेम पॉइंट्स कि इंडिया ने मीथेन प्लेज ज्वाइन नहीं किया बिकॉज हमको अपने फार्मर्स को बचाना था, एग्री डोमिनेटेड इकोनॉमी है। इंडिया ने डिफॉरेस्टेशन प्लेज ज्वाइन नहीं किया बिकॉज वी आर ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड ऑन आर पेरिस टारगेट्स, ठीक है। फिर इंडिया ने कोल का फेस डाउन इसलिए किया बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, हमको अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है टू द लेवल ऑफ द वेस्ट। 14 पॉइंट उसमें वही आ जाएगा कि इंडिया का पर कैपिटा एमिशंस इज लेस। सो फ्रॉम द सेम अंडरस्टैंडिंग आप वो क्वेश्चन को कैसे लिखते हो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप हर चीज नहीं पढ़ने बैठ सकते हो कि इतना बड़ा सिलेबस है तो आप हर चीज पढ़ने बैठ गए, है ना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी, कि आप थोड़ी सी इंटेलिजेंट चीजें करो, वो बहुत जरूरी है। ना कि आप हर एक नए सोर्स के पीछे भागने लग जाओ कि अब कोई मीन्स की कोई किताब आ गई तो वो पढ़ने बैठ गए, फिर कोई कंपाइलेशन आ गई वो पढ़ने बैठ गए, दूसरी कंपाइलेशन पढ़ने बैठ गए। जस्ट स्टिक टू योर PYQs, जो आपने सोर्सेज ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उसको, जो वट एवर योर फिक्स सोर्सेज, ठीक है। एंड जस्ट ट्राई टू आंसर मतलब वो फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग सेट ऑफ नॉलेज इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ नॉलेज, है ना, कि आप हर जगह से नॉलेज गैदर कर लो। बिकॉज अल्टीमेटली देखो मेंस में इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, राइट, उसका कोई यूज नहीं है अगर आप 3 घंटे में उसको उस लिमिटेड स्पेस और टाइम में उतार के नहीं आ रहे हो, है ना। So even if you gain a lot of knowledge, it is useless if you are able to replicate it in the paper. So it is very important कि whatever you know, you try to replicate it in the paper, try to put it down in a more relevant manner to the question that is being asked, right? यहाँ पे again एक है very important मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, right? So are you guys giving मेंस this year or you are going to attend next year? एक ओवरऑल मतलब अगर मेरे बता दो तो उस हिसाब से I'll be able to guide you guys better. अच्छा, प्लीज बी अ लिटिल लाउड। हाँ यार, ये मैक्सिमम ही है। नेक्स्ट ईयर, राइट, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट ईयर, ओके, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऑलराइट, ठीक है। तो आई जो जो इस साल दे रहे हैं जो इस साल दे रहे हैं उनका तो आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यू देयर इज नथिंग मच दैट आई कैन से टू यू कि अगर आप इस साल मीन्स देने वाले हो तो जस्ट स्टार्ट विद आंसर राइटिंग। उसके बाद अलावा तो मेरे को कुछ ज़्यादा है नहीं बोलने के लिए। जो नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं उनके लिए मैं बेटर बता सकता हूँ, बिकॉज आपके लिए बहुत सारे डाउट्स होंगे कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितने क्वेश्चन लिखने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, राइट। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे कोई मल्टी डायमेंशनल आंसर हमको लिखना नहीं होता है। दीज आर वेरी स्टैटिक टॉपिक्स, यहाँ पे स्टैंडर्ड आंसर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि SLCs कैसे बनते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहाँ है, क्या है, वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मल्टी डायमेंशनल आंसर नहीं बनते हैं। सो वंस यू हैव रिवाइज दी सब्जेक्ट्स 1 or 2 टाइम्स, राइट, तब आप इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने 1-2 बार रिवाइज कर लिया ये टॉपिक्स एंड देन आप इनकी आंसर राइटिंग कर रहे हो, तब आपको एक्जैक्टली समझ भी आएगा कि आपकी रिविजन में कहाँ लैग कर रहे हो आप। एंड उसके बाद जब आप रिविजन करोगे व्हेन यू कंज्यूम योर कंटेंट, तब आप उसको मेंस ओरिएंटेड तरीके से पढ़ोगे कि अच्छा ये चीज़ मैं इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं कंक्लूजन में यूज़ करता हूँ, ये रिपोर्ट यहाँ पे यूज़ हो सकती है, ये डेटा यहाँ यूज़ हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। जो ऐसे टॉपिक्स हैं, सोसाइटी हो गया या IR हो गया, ठीक है, या फिर गवर्नेंस है, यहाँ पे आपको मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखने पड़ते हैं बिकॉज यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स इन दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप 6 to 7 months या 8 months बाद जब आपका ओवरऑल GS सिलेबस कवर होने लग जाए, उसके बाद मतलब व्हेन यू हैव कवर्ड 80 to 85% ऑफ योर सिलेबस, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आने लग जाए बहुत सारी चीज़ों की, तब आप इनकी आंसर राइटिंग करो। एंड यहाँ पे फायदा क्या होगा कि सिंस यू हैव ऑलरेडी डन आंसर राइटिंग फॉर स्टैटिक सब्जेक्ट्स बिफोर हैंड, तो आपको आंसर राइटिंग का डर आपका चला जाएगा। एंड यहाँ के जब आप आंसर राइटिंग करोगे तब आपको एक्जैक्टली पता होगा कि अच्छा ठीक है, आपको ऐसे लिखना होता है, आपको ये पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये बस वहाँ पे ये है कि आपकी कंटेंट बेटर होगी फॉर दो सब्जेक्ट्स, राइट। तो दैट इज हाउ यू हैव टू। ऐसे नहीं होगा कि आप डिसाइड करो कि आज से मैं आंसर राइटिंग करूंगा एंड मैं सारे पेपर्स उठा के लिखना शुरू कर देता हूँ। डोंट ट्राई टू अप्रोच आंसर राइटिंग लाइक दैट। जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनको आप रिवाइज करो 1 बार 2 बार, उनके आंसर्स लिखना शुरू करो, राइट। एंड उसके लिए भी PYQs पे जाओ। वाई एम टेलिंग यू PYQs इज कि देखो टेस्ट सीरीज का बेनिफिट तभी आता है जब आपको इवैल्यूएशन चाहिए, ठीक है। इवैल्यूएशन यू कैन गेट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप PYQs देखो, क्योंकि क्या होगा उसके बाद आपकी रिविजन आपके उस तरीके से होगी कि जो UPSC ने पूछ रखा है उस पर आप ज्यादा एम्फोसिस दोगे। सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, गो थ्रू योर PYQs, राइट। एंड ये आप तब करो जब आपने 1-2 बार रिवीजन कर लियो स्टैटिक सब्जेक्ट्स की, उसके बाद आप इनके आंसर लिख के देखो जो सेक्शनल टेस्ट हैं या जो PYQs हैं फ्रॉम दीज। एंड जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, IR है, सोसाइटी है, गवर्नेंस है, या डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो बहुत बहुत मेन स्पेसिफिक है,
इनके आप आंसर राइटिंग करो 7 से 8 महीने बाद, व्हेन योर ओवरऑल जीएस सिलेबस आपको लगता है कि कंसोलिडेट होना शुरू हो गया है या आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, तब तक आपकी ऑलरेडी आंसर राइटिंग आप कुछ कर चुके होंगे, सो यू वोंट फियर इट दैट मच, एंड आप बेटर आंसर्स भी लिखोगे, सो यू विल हैव अ बेटर क्लैरिटी एंड आइडिया ऑन दीज थिंग्स, राइट। सो ये तो हो गया आंसर राइटिंग का फैक्ट।